नरोत्तम मिश्रा इस वक्त सुर्खियों का विषय बने हुए हैं, लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है कि नरोत्तम मिश्रा को दतिया में क्यों नहीं मिला टिकट और आरएसएस की चर्चा क्यों हो रही है। मध्य प्रदेश के दतिया में बीजेपी कार्यालय के बाहर फ्राइडे शाम को पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को बीजेपी उम्मीदवार बनाए जाने के बाद विरोध शुरू हुआ, प्रोटेस्ट शुरू हो गया और यह विवाद सैटरडे की सुबह तक बहुत ज्यादा वॉयलेंट हो गया था, हिंसात्मक हो गया था। नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने सड़क जाम की और सैटरडे सुबह पथराव की घटनाएं सामने आने लगी। कई उच्च अधिकारियों समेत 8 पुलिसकर्मी घायल भी हुए। इसमें कुछ प्रदर्शनकारियों के भी घायल होने की सूचना मिली। हालात बिगड़ते देख अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। पूरे जिले में बीएनएसएस की धारा 163 लागू कर दी गई और बीजेपी ने फ्राइडे की शाम दतिया विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया था। नरोत्तम मिश्रा दतिया से 3 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन बीते विधानसभा चुनाव में वो हार गए थे। वहीं टिकट न मिलने के बाद पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मुझे सोशल मीडिया पर पेट्रोल और मिट्टी का तेल डालते हुए वीडियो दिखाए गए। ऐसा कोई काम नहीं करना है। कल भी मैंने कहा था कि रोड ब्लॉक नहीं करना है, पार्टी फोरम में अपनी बात कही जानी चाहिए, इस तरीके से सड़कों पर नहीं उतरना चाहिए। लेकिन सवाल दतिया में हो रहे विरोध प्रदर्शन तक ही सीमित नहीं है। सवाल यह भी है कि जिस नेता को कभी मध्य प्रदेश बीजेपी का सबसे प्रभावशाली चेहरा माना जाता था, जिनकी पहचान केवल दतिया तक सीमित नहीं थी, उनकी राजनीतिक वापसी को पार्टी ने आखिर क्यों रोक दिया। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं और राजनीतिक एक्सपर्ट से बातचीत में इसके पीछे संगठन, सत्ता और चुनावी रणनीति की कई परतें सामने आती हैं। कई महीने की तैयारी, लेकिन क्या जो मंजिल थी वो नहीं मिल पाई। दतिया बाइपोल इलेक्शंस उपचुनाव, दतिया उपचुनाव नरोत्तम मिश्रा के लिए महज एक चुनाव भर नहीं था। 2023 विधानसभा चुनाव में हार के बाद यह उनकी सक्रिय राजनीति में वापसी का सबसे बड़ा अवसर था। एक्टिव पॉलिटिक्स में वापसी करने की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी से माना जा रहा था। पार्टी नेताओं की अगर बात करें तो उनके मुताबिक पिछले कई महीनों में मिश्रा ने दतिया में अपनी सक्रियता काफी बढ़ा दी थी, जिसका मतलब यह था कि एड़ी चोटी का वो जोर लगा रहे थे और उन्हें दतिया से उम्मीदें भी थी। उन्होंने अलग अलग समुदायों के साथ बैठकें भी की थी, स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ लगातार वो कम्युनिकेशन भी कर रहे थे, संवाद स्थापित कर रहे थे और अपने ट्रेडिशनल समर्थक जो हैं, ट्रेडिशनल सपोर्टर्स हैं, पारंपरिक समर्थकों को फिर से संगठित करने की कोशिश करते रहे थे वो। जिसका मतलब यह है कि वो हर तबके को साधने की कोशिश कर रहे थे, कार्यकर्ताओं में एक गुडविल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। एक स्थानीय बीजेपी नेता के मुताबिक दादा हम नरोत्तम मिश्रा को कहते हैं, दादा इस बार सामाजिक समीकरणों पर विशेष ध्यान दे रहे थे। उनका सोशल इक्वेशंस पर ज्यादा फोकस था। वो अलग अलग तबके के बीच मीटिंग्स करते थे और मीटिंग्स के जरिए, बैठकों के जरिए अपने पुराने जनाधार को एक बार फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे। नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के बाद जब नॉमिनेशन फाइल किया जाने लगा, उन्होंने कथित तौर पर नामांकन पत्र भी खरीद लिया था। दतिया में इसे इस संकेत के रूप में देखा गया कि उनकी उम्मीदवारी लगभग तय है, लेकिन आखिरी समय में पूरी तस्वीर ही पलट गई, एकदम से बदल गई तस्वीर और पार्टी ने पहली बार चुनाव लड़ रहे संगठन के नेता आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार घोषित कर दिया। बीजेपी के 2 वरिष्ठ नेताओं ने नाम न छापने की शर्त पर बताया यह फैसला केवल दतिया जीतने का नहीं था। उनके मुताबिक पार्टी नेतृत्व नरोत्तम मिश्रा की संभावित वापसी के राजनीतिक असर का भी एनालिसिस कर रही थी। एक सीनियर लीडर कहते हैं कि अगर नरोत्तम मिश्रा चुनाव जीतकर विधानसभा लौटते तो राज्य में एक और बड़ा पावर सेंटर बन जाता। उनके मुताबिक मुख्यमंत्री मोहन यादव अभी अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे समय में पार्टी नेतृत्व नहीं चाहता था कि एक और प्रभावशाली शक्ति केंद्र उभरे, एक और पावर सेंटर बन जाए। राज्य के सीनियर पत्रकारों की अगर बात करें तो उनका क्या कहना है नए पावर सेंटर को लेकर। नए पावर सेंटर की बात को दोहराते हैं और साथ ही ये कहा जा रहा है कि सरकार पहले ही कई मोर्चों पर दबाव झेल रही है, पहले ही कई ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर बना हुआ है। उन्होंने कहा कि हाल ही में मुख्यमंत्री मोहन यादव पर कुर्सी के दुरुपयोग का आरोप लगा है। आपको याद होगा किस तरीके से जमीन का मामला सामने आया था और ये आरोप लगे थे। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ इस बात को, मोहन यादव पर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पर, कि गलत तरीके से एकदम से उनकी जमीनी, उनकी प्रॉपर्टी में इजाफा हुआ है, खासकर जमीन खरीदने के मामले में। इसके अलावा लगातार कई महीनों से स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। प्रदेश में जिस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं डामाडोल हो रही हैं, कई घटनाएं सामने आई हैं और ऐसे समय में पार्टी नहीं चाहती थी कि सरकार के साथ साथ संगठन के भीतर भी नए पावर सेंटर्स बन जाएं और आपसी खींचतान को बढ़ावा मिले। अब सवाल यह भी है कि क्या ऑर्गेनाइजेशन और पॉलिटिकल पोस्चर, आपका कद क्या है? संगठन बनाम राजनीतिक कद की लड़ाई हो गई थी।
दतिया से आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया गया है, जिनकी पहचान एक संगठनात्मक नेता की रही है। वो एबीवीपी से बीजेपी संगठन तक विभिन्न जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। उनकी पूरी अगर पॉलिटिकल जर्नी की बात करें, पूरी राजनीतिक यात्रा की बात करें, चुनावी राजनीति से ज्यादा संगठन के अंदर ही रही है। और ऐसे में आशुतोष तिवारी का उम्मीदवार बनाया जाना बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्टर था। पार्टी के अन्य नेता कहते हैं कि उम्मीदवार का चयन ये अपने आप में एक संदेश है और आशुतोष तिवारी का चयन किया जाना ये सरप्राइज से ज्यादा शॉक था। उनके मुताबिक संगठन ने व्यक्तिगत कद से ज्यादा संगठनात्मक निष्ठा को प्राथमिकता दी है। आमतौर पर बीजेपी यही कहती है और यही वजह है कि जिस सीट से 6 बार विधायक रहे नेता टिकट की दौड़ में थे, वहां पहली बार चुनाव लड़ने वाले नेता को आगे किया गया। नरोत्तम मिश्रा 6 बार पहले ही चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन आशुतोष तिवारी पहली बार ऐसा होगा जो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या नरोत्तम मिश्रा की सक्रियता ही वजह बन गई? उनका एक्टिव होना ही उनके लिए नुकसानदायक साबित हुआ? क्या नरोत्तम मिश्रा से किसी बात का डर था? पिछले कुछ महीनों में नरोत्तम मिश्रा जिस तरीके से लगातार दतिया में एक्टिव थे, सक्रिय रहे हैं, उससे अगर लोकल लेवल पर देखा जाए, स्थानीय स्तर पर, तो लगभग ये धारणा बन गई थी कि टिकट उन्हें ही मिलेगा। उन्होंने विभिन्न समुदायों की बैठकें की, पारंपरिक वोट बैंक में, ट्रेडिशनल वोट बैंक को फिर से एकजुट करने की कोशिश की, संगठित करने की कोशिश की। कार्यकर्ताओं से लगातार कम्युनिकेट कर रहे थे, संवाद उन्होंने बनाए रखा। लेकिन बीजेपी ने पहले भी कई बार ऐसे नेताओं को टिकट नहीं दिया है जिन्हें लेकर पॉलिटिकल गलियारों में, राजनीतिक हलकों में उम्मीदवारी लगभग तय मानी जा रही थी। पार्टी के भीतर इस बात के संकेत के तौर पर देखा जाता है कि अंतिम फैसला केवल टॉप लीडरशिप ही करता है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या चुनावी गणित बदल जाएगा? क्या अब बदलेगा चुनावी गणित? नरोत्तम मिश्रा नहीं, आशुतोष तिवारी हैं अब की बार। पार्टी नेताओं का मानना यह है कि दतिया का चुनाव केवल उम्मीदवारों के नाम से नहीं तय होगा। यहां पर जो जाति समीकरण है, यानी कि कास्ट इक्वेशन भी उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। और अगर आंकड़ों की बात की जाए, जो अनुमानित आंकड़े हैं, उनके मुताबिक ब्राह्मण मतदाता 33 से 35 हजार के बीच में है और इन्हें बीजेपी का पारंपरिक आधार माना जाता है। और अगर अनुसूचित जाति की बात की जाए तो मतदाताओं की संख्या लगभग 58 से 60 हजार बताई जाती है। इनमें जाटव हैं, अहिरवार हैं, समाज और भी समाज के मतदाता बड़ी संख्या में हैं। कुशवाहा समाज के करीब 28 से 30 हजार मतदाता हैं। यादव समाज के मतदाताओं की अगर बात की जाए तो 14 से लगभग 18 हजार के बीच मानी जा रही है। और इसके अलावा ठाकुर हैं, वैश्य हैं, मुस्लिम हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग के मतदाता भी चुनावी नतीजों को अच्छी खासी तरीके से प्रभावित करते हैं। कांग्रेस और बीजेपी के अलावा इस बार आजाद समाज पार्टी के ने दामोदर यादव हैं, उनको भी उम्मीदवार बनाया है। माना इस बात को लेकर भी जा रहा है कि उनकी उम्मीदवारी जो है वो यादव समाज के साथ साथ अनुसूचित जाति के कुछ वोटों में भी सेंध लगाने की कोशिश करेगी। और अगर ऐसा होता है तो इसका असर कांग्रेस के पारंपरिक वोट बैंक पर पड़ सकता है। उधर बीजेपी ने कुशवाहा समाज की नाराजगी दूर करने के लिए संगठनात्मक बदलाव भी किए हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस किए हैं। रघुवीर कुशवाहा को जिला अध्यक्ष बना दिया गया है, जिससे कि क्या होगा, पार्टी की ये स्ट्रेटजी का हिस्सा माना जा रहा है। यानी कि बीजेपी को इस बात का भरोसा है कि सामाजिक समीकरण, सोशल इक्वेशन उनके फेवर में बनाए जा सकते हैं, भले ही उम्मीदवार नरोत्तम मिश्रा ना हो। मध्य प्रदेश में सवाल यह भी है कि क्या बीजेपी से ज्यादा आरएसएस का दखल है? यह सबसे बड़ा सवाल है इस वक्त का। इस फैसले को व्यापक राजनीति में अगर देखा जाए, एक वाइड पर्सपेक्टिव के साथ देखा जाए, तो राजनीतिक बदलाव के रूप में देखा जा सकता है। वो कहते हैं कि नरोत्तम मिश्रा का गुणागणित मोहन यादव से भी बहुत बढ़िया नहीं था और अभी जो पार्टी लीडरशिप है उससे भी बेहतर संबंध नहीं थे। उनका एक रौब था। और इसी पर एक और वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि बीजेपी के भीतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका पहले की तुलना में बढ़ गई है। लेकिन इसके अलावा देशदीप सक्सेना का भी यही मानना है। वो कहते हैं कि आप देख लीजिए, पिछले कुछ समय में गोपाल भार्गव, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, शिवराज सिंह चौहान जैसे नेता जो पहले बहुत बड़े माने जाते थे, उनके सामने प्रासंगिक बने रहने की चुनौती अलग अलग स्तर पर खड़ी हो गई। और ये बात सच है। कैलाश विजयवर्गीय, जिनकी वजह से आज पश्चिम बंगाल है बीजेपी के लिए, आमतौर पर अगर देखा जाए तो कैलाश विजयवर्गीय की ही देन है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी पिछले चुनाव में अपना ग्राउंड मजबूत कर पाई थी और अब की बार चुनावी मैदान में जीती है। ये उन्हीं की देन है। हालांकि बाद में उन्हें हटा दिया गया। जो पिछले सरकारों में प्रभावी लोग थे वो आरएसएस की मौजूदा शैली की राजनीति में उतने शक्तिशाली नहीं है। नए नेतृत्व की टोली आरएसएस और बीजेपी के मौजूदा लक्ष्यों के अनुरूप ज्यादा काम करती है। वो हाल के राजनीतिक फैसलों का हवाला देते हुए कहते हैं कि राज्यसभा की सीट पर भी यही हुआ। आरएसएस का रोल बढ़ा है और इसलिए रजनीश अग्रवाल को सीट मिली थी।
अब नरोत्तम की जगह आशुतोष तिवारी को टिकट दिया गया है। लेकिन आरएसएस की भूमिका क्या है इन सब के पीछे? अगर स्टेट के एक और वरिष्ठ पत्रकार की बात की जाए, उनसे भी हमने बात की, ये पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। आरएसएस के बढ़ते हस्तक्षेप को नरोत्तम मिश्रा के टिकट काटने का उन्होंने कारण बताया है। उन्होंने कहा कि आरएसएस का दखल तो बढ़ा है, फिर चाहे वो राज्यसभा का हालिया चुनाव हो, अब नरोत्तम मिश्रा को हाशिए पर ढकेलने का फैसला हो। आरएसएस ने बीजेपी राज्य के पार्टी स्तर के फैसलों पर भी पैठ बढ़ा दी है। पार्टी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी इसी कवायद की कड़ी हैं। सक्सेना का यह भी मानना है कि बीजेपी के संगठन की जो पावर है उसको भी थोड़ा बांधा जा रहा है। उनके मुताबिक ये बदलाव केवल नेतृत्व का नहीं बल्कि राजनीतिक शैली का भी है। वो कहते हैं इसी बहाने एक तरह से क्लीनिंग भी की जा रही है। नरोत्तम मिश्रा की राजनीति का जो रौब और तरीका था वो सबको पता है। बीजेपी अब ये संदेश देना चाहती है कि वो स्वच्छता की पार्टी है। दतिया उपचुनाव के लिए मतदान 30 जुलाई को होगा और नतीजे 3 अगस्त को डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। लेकिन टिकट की घोषणा के साथ जो घटनाक्रम सामने आया है उसने ये संकेत जरूर दिया कि बीजेपी के भीतर अब केवल चुनाव जिताने की क्षमता ही नहीं, किसी नेता का सबसे बड़ा राजनीतिक अधिकार नहीं है। एक तरफ महीनों से तैयारी कर रहे हैं 6 बार के विधायक और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा थे, दूसरी तरफ संगठन से निकले एक ऐसे नेता थे जिन्होंने कभी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था। बीजेपी ने दूसरा विकल्प चुना। पार्टी के सीनियर नेताओं की माने तो यह फैसला सिर्फ और सिर्फ दतिया की एक सीट का नहीं था, बल्कि मध्य प्रदेश बीजेपी के भीतर सत्ता, संगठन और नेतृत्व के नए संतुलन का संकेत भी है।